पार्टी रामविलास की तरफ से परिवार वालों को संवेदना प्रकट करने, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने आया हूँ और साथ ही में मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर के जिस तरह के का खेल हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है? देखिए, घातक तो है ये लोकतंत्र के। जिस तरीके से स्थायी सरकारों को पैसों का, सत्ता का, विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनको अस्थायी करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये महाराष्ट्र एक ही राज्य नहीं है या शिवसेना एक ही ऐसी पार्टी नहीं है। इससे पूर्व में भी कई ऐसे राज्यों में हम लोगों ने देखा, कई अनंत ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक हो, मणिपुर हो, आपका मध्य प्रदेश हो, कई ऐसे राज्यों में हम लोगों ने देखा कि इसी तरीके का प्रयास किया गया। जैसा मैंने कहा कि शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं है, इससे पूर्व मेरी भी पार्टी के साथ इसी तरीके का ही पूरा षड्यंत्र रचा गया। जिस तरीके से मेरी पार्टी में फूट डाली गई, मुझसे मेरी ही पार्टी को छीनने का काम किया गया, तो ये दर्शाता है कि एक परंपरा इस तरीके की बनती जा रही है कि राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनको किस तरीके से इस षड्यंत्र के माध्यम से समाप्त किया जाए। बहरहाल इसमें मैं दूसरों पर भी दोषारोपण नहीं करता हूँ। मैं किसी दूसरे या तीसरे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि ऐसे में साथ आपके अपने ही नहीं देते। जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं तभी दूसरे या तीसरे इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूँ, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ा, तभी कोई दूसरा इसका फ़ायदा उठा पाया। कई बार मुझसे उस वक्त भी ये सवाल जवाब किए गए थे कि अरे आप तो हनुमान थे, तो राम ने आपका साथ नहीं दिया। कई तरीके के तंज कसे जाते थे, बट हकीकत ये है कि भैया उस वक्त मेरे अपने ने, मेरा पिता तुल्य मेरे चाचा ने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, तभी दूसरे इसका फ़ायदा उठा पाए। यही बात शिवसेना प्रकरण में भी अगर आप देखें, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी, जो कि लंबे समय से, बल्कि सबसे मजबूत स्तंभों में से एक शिवसेना के लिए वो माने जाते थे, बाला साहब के ज़माने से वो कार्य कर रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने धोखा देने का काम किया, और आज वर्चस्व की लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि उन्हीं की पार्टी के ऊपर अब कहीं ना कहीं अपना हक जमाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल जो भी है, प्रकरण दुखद है। इसमें दुख और ज़्यादा तब होता है जब ऐसे में उस राज्य के ज्वलंत विषय कहीं ना कहीं अब छूटते जाएंगे और सिर्फ सत्ता की लड़ाई हावी होती जाएगी। बरसात का महीना है, महाराष्ट्र बाढ़ में डूबेगा, जल जमाव वहाँ पर होगा, कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो ज्वलंत विषय है महाराष्ट्र से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेंगे और लड़ाई महज आकर सीमित हो जाएगी सत्ता को लेकर। एनडीए असम में बाढ़ है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के विधायकों के प्राथमिकता लोग वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय किस तरीके से वहाँ पर परेशान है, चिंता इस बात की कम, और किस तरीके से एक और राज्य में भाजपा की सरकार बन जाए, चिंता उस बात की ज़्यादा है, प्राथमिकता उस बात की ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यकीनन ये सब दुखद है कि जब आप एक स्थायी सरकार को, जो सरकार कार्य करना चाह रही है, उसमें अपने शक्ति बल से, भले वो पैसों का हो या सत्ता का हो, उसके बल से जिस तरीके से इन सरकारों को अस्थायी करने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुखद है। क्या माना गया है कि घर वापसी हो गया है चिराग पासवान मन से, दिल से, विचार से? क्या माना गया? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। देखिए, किसके साथ चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाती है, ये भविष्य के घर में। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा एजेंडा। सीटें नहीं मिल रही थी, यकीनन सीटें भी एक कारण था भाई। महज आप 15 सीटें देंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो इतनी बड़ी पार्टी रही है। हम लोगों ने पिछली बार 2015 में 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, उससे पहले 75 सीटों पर चुनाव लड़ा, उससे पहले 150 सीटों पर। तो अगर इस तरीके से आप हमारी संख्या गठबंधन में कम करते रहेंगे तो पार्टी आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी? तो जहाँ एक तरफ संख्या भी हमारे लिए मायने रखता था, वहीं सबसे प्रमुख मेरा विषय था कि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडा का हिस्सा बनाया जाए। ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है भैया। जब जब गठबंधन की सरकारें बनी हैं, तब एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया, एक कॉमन न्यूनतम
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन किया गया है और उसी के आधार पर सरकारें काम करती हैं। भाई मेरा नहीं विश्वास है 7 निश्चय के ऊपर, और 7 निश्चय पर तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरी चिंता ये रही थी भाई 7 निश्चय का गठन महागठबंधन के समय में हुआ था, जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ जब अलायंस में थे, उस वक्त 7 निश्चय का आपने गठन किया। तो जब अब एनडीए मिलकर सरकार चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में एक एनडीए का अपना गवर्नमेंट एजेंडा होना चाहिए, जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने साफ मना कर दिया था। बहरहाल ये कारण बना कि मैं उस वक्त 2020 में गठबंधन से अलग हुआ। आज भी मेरी प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। जो भी सरकार उसको अहमियत देगी, जो भी गठबंधन उसको अहमियत देगी, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी अपना अलायंस करेगी। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अलायंस नहीं है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले अपने संगठन को और मजबूत करना, अपने जनाधार को और मजबूत करना, ये मेरी प्राथमिकता है। चुनाव के वक्त जरूर गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब पहले लोकसभा के चुनाव हो या बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो, जो भी चुनाव पहले होते हैं, पर गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट है। एनडीए ने जिस तरह से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू को बनाया, तो क्या आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप एनडीए का समर्थन करेंगे या? देखिए, कल ही मैंने प्रेस वार्ता करके और जिस तरीके से परसों भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के तुरंत बाद मुझे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का फोन आया और उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मेरे समक्ष रखा और आग्रह किया कि हम लोगों को मुझसे उन्होंने समर्थन मांगा। राष्ट्रपति पद की जो एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उसके लिए उन्होंने समर्थन मांगा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों का समर्थन किया। उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने में हम लोगों की जो भूमिका हो सकती है, वो भूमिका निभाने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसी क्रम में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया, इस वजह से नहीं कि वो एनडीए की प्रत्याशी है, अगर वो महागठबंधन या यूपीए की भी प्रत्याशी होती, विपक्ष की भी तरफ से अगर उनका नाम सामने आता, तो हम लोग तब भी इनके नाम का समर्थन करते। इनके नाम का समर्थन करने का एकमात्र कारण सिर्फ यही नहीं है कि वो एक आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला है, बल्कि उनकी काबिलियत भी। भाई, समाज के एक वंचित वर्ग से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद की उम्मीदवार बनी है, ये उनकी काबिलियत, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी भी मजबूती से उनकी काबिलियत, भाई वो एज अ गवर्नर उनकी कार्यशैली हम लोगों ने देखी है, उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, जो कि यकीनन सराहनीय है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो उनकी भूमिका रही, वो भी सराहनीय है। तो इस नाते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग एनडीए की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्थन करती है। और हम लोग उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में देश के सर्वोच्च पद पर मां मुहिम के तौर पर वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। अग्निपथ को लेकर के जिस तरह से बीजेपी और जदयू आमने सामने है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ जिस तरीके से युवाओं को भ्रमित कर युवाओं को भ्रम में रखकर जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से इस योजना का विरोध करती है। भाई, आप एक लंबे समय से आप इस बात को कहते रहे कि हम लोग भर्तियां निकालेंगे, हम लोग भर्तियां शुरू करेंगे। आपने एक लंबे समय तक युवाओं को आपने भ्रमित किया। मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ जी की वो सभा हम सबको याद है, जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे और उसके सामने जब युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तो मन से उन्होंने इस बात का विश्वास युवाओं को दिलाया था कि जल्द ही भर्तियां शुरू होंगी। उस वक्त आपने क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट किया कि भैया हम लोग एक नई योजना पे काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मात्र 4 वर्षों के लिए आपकी भर्तियां हम लोग करेंगे, 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। भाई, युवाओं का विश्वास आज की तारीख में केंद्र सरकार पर क्यों नहीं बन पा रहा? क्यों वो इतने आक्रोशित हैं? क्योंकि लंबे समय से 3 साल से कोरोना महामारी का बहाना देकर आपने भर्तियां रोकने का काम किया, जबकि इसी महामारी के दौरान आपने 10 राज्यों में चुनाव करा दिए। 10 राज्यों में चुनाव संभव है, पर सेना की भर्ती जो कि अति आवश्यक है, वो भर्ती आपने नहीं करवाई। और आज 3 साल के बाद जब एक बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया,
जब युवा इंतजार कर रहे थे कि भैया आप उनकी भर्तियां शुरू करेंगे, जो रिटर्न दे के बैठे हैं, जो 3 साल से अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर करवा के बैठे हैं, वो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यकायक एक शाम आप घोषणा करते हैं कि अब जो भर्तियां होंगी वो महज 4 साल की होंगी। भाई कहाँ जाएगा वो? और उसके बाद आपकी तैयारी इतनी अपरिपक्व है, इतनी अधूरी तैयारी आपने कर रखी है कि आपको पहले ही दिन संशोधन करना पड़ा, क्योंकि आप भूल गए कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 22 साल 23 साल हो चुकी है, जो कि पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपको पहले ही दिन संशोधन करना पड़ता है। 21 साल से 23 साल आप उम्र बढ़ाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक संशोधन करते हैं। ये अपने में दर्शाता है भैया कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। पहली बात तो सरकार को ये समझने की जरूरत है कि सेना कोई नौकरी देने की, रोजगार देने की फैक्ट्री नहीं है। सेना की एक अपनी गरिमा है। उस गरिमा के तहत भारत के युवाओं का चयन होता है जो अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार होते हैं भारत माता के लिए। आप उसको फैक्ट्री, रोजगार देने की फैक्ट्री ना बनाएं। और ना ही कैसे में जो पेंशन का, कि हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल अगर वो समय दे तो हम लोग उनसे मिलना चाहेंगे। महामहिम राज्यपाल जी को भी एक लिखित ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि पुनर्विचार करने की जरूरत है इस योजना पे, और हर वो संशोधन जो जरूरी है उस संशोधन को लागू किया जाए। और सबसे पहले ये 3 साल का जो बैकलॉग है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बिहार के ही नहीं देश भर के युवा आक्रोशित है, उस बैकलॉग को सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है। क्या लगता है कि सरकार पर भी असर पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से बीजेपी और जदयू आमने सामने है? क्या सरकार पर असर तो पड़ ही रहा है। आप मुझे बताइए ना, एक लंबे समय से जब से ये नई सरकार बनी है, बिहार से जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा होती है क्या? बेरोजगारी पर चर्चा हुई, 19 लाख रोजगार का वादा करके ये सरकार आई थी। बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है क्या? मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर अभी 1-1.5 महीने के बाद ही आधा बिहार जहाँ बाढ़ में डूबेगा, आधा सुखाड़ से प्रभावित होगा। खाद्य की समस्या है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इसको लेकर चर्चा हो रही है क्या? चर्चा हो रही है सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कुर्सी रहेगी कि जाएगी, वो राष्ट्रपति बनेंगे कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो एनडीए के साथ रहकर ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि महागठबंधन के साथ जाकर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चर्चा सिर्फ इन विषयों को लेकर हो रही है, जो कि चिंता की बात है। बिहार के अपने ज्वलंत विषय हैं। अग्निपथ को लेकर 3 दिन तक बिहार जलता रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहे। क्या कारण है भैया 3 दिन तक बिहार इस तरीके से जला? देश भर के युवाओं में आक्रोश था, पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। क्यों बिहार में इस तरीके से आगजनी का माहौल बना? पर इन तमाम विषयों पर सरकार खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार की चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर है, बिहार के ज्वलंत विषयों को लेकर नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।